आ, हेलो बच्चों, कैसे हो? तो मैं हमेशा की तरह फिर से आ गया हूं सॉल्यूशन लेके। जो आपका CT4 हुआ है उसमें जो आयोनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम वाला जो आप लोगों का टॉपिक था, है ना, वो टॉपिक के ऊपर आपके एग्जाम थे, यानी इक्विलिब्रियम टॉपिक के ऊपर आपका एग्जाम था, जिसमें केमिकल और आयोनिक दो पार्ट्स आते हैं, जिसमें से केमिकल थोड़ा कंपेरेटिवली छोटा है और कंपेरेटिवली कॉन्सेप्ट एक दो छोड़ के ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। आयोनिक में भी एक तीन कॉन्सेप्ट छोड़ के बाकी का पार्ट इजी है, बस थोड़ा आप लोगों को आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका जो सवाल था वो था द राइट एक्सप्रेशन फॉर केसी एंड केपी फॉर द रिएक्शन। तो आप लोगों को केपी और केसी के रिएक्शन के बारे में पूछा, एक्सप्रेशन के बारे में पूछा था। तो आपको सबसे पहले तो पता है कि केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, केपी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर। तो आप केसी में कंसंट्रेशन इंक्लूड करते हो, केपी में पार्शियल प्रेशर इंक्लूड करते हो। बट आपको पता है अगर गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो आप उसके लिए केसी और केपी तो लिख ही सकते हो। ठीक है, तो ये रूल्स आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले सिंपल है, दिए हुए रिएक्शन में ये आप लोगों का सॉलिड है, ये आप लोगों का सॉलिड है और यही आप लोगों का गैस है। तो यानी केसी इक्वल टू मैं सिर्फ CO2 लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, और केपी में भी बस वही आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, और इसमें आंसर क्या है? तो इसमें आंसर आप लोगों का सेकंड है। ठीक है, क्योंकि उसी में CO2 है, बाकी के इसमें सॉलिड भी लिखे गए हैं। अगला वाला है, among the given applications of equilibrium constant, which one is not correct? Prediction of the extent of reaction on the basis of its magnitude, है ना। के मतलब आपको पूछा कि भाई जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके एप्लीकेशन के बारे में पूछा, क्या क्या एप्लीकेशन है, वो क्यों हम स्टडी करते हैं। तो बेसिकली तो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा ही जाता है इस वजह से है कि आप लोग को एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पढ़ना होता है, उसका एप्लीकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कहां तक ये रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है ना। तो प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, याद है ना आप लोगों को, जो कुछ पर्टिकुलर के की वैल्यू होती है, ज्यादा या कम, है ना, ज्यादा है तो वो फॉरवर्ड में है, कम है के की वैल्यू तो बैकवर्ड में है ना। ये सारी चीजें आप लोगों ने सीखी है। तो मैग्नीट्यूड से हम पता कर सकते हैं कि रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। प्रेडिक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन, देखो स्पीड तो आप लोगों को ये बोलता नहीं है क्या स्पीड है। स्पीड के लिए मतलब स्पीड, वेलोसिटी यानी काइनेटिक्स आपको इसके बारे में बताता है। सो केमिकल काइनेटिक्स इसका आंसर देता है स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्पीड के बारे में कुछ नहीं बोलता। हाँ, तीसरा प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन सही है, वो डायरेक्शन बोलेगा फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। और कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन सही है, के की वैल्यू अगर पता है तो हम कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर है आप लोग का इनकरेक्ट, मतलब सेकंड। आगे बढ़ते हैं। The contact process is used for the industrial synthesis of sulfur trioxide from sulfur dioxide and oxygen. The reaction is as follows. Reaction हमें given है 2SO2 plus O2 gives 2SO3. This reaction is exothermic. ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट बाहर फेंक रही है, बट and is carried out at moderate temperature with the use of vanadium oxide catalyst. Which of the following changes will increase the yield of CO3 in this contact process? है ना, तो yield कहां से बढ़ेगा? Increasing the temperature. तो आपको पता है क्या कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाती, बैकवर्ड जाती है। आप ये रिएक्शन देखो, ये इसका डेल्टा H निगेटिव है। आपको याद होगा हम एक इक्वेशन सीखा करते थे, log of K2 by K1 equals to डेल्टा H अपॉन 2.303 R, और टेम्परेचर का इफेक्ट है तो 1/T1 माइनस 1/T2 हम करते थे। तो यहां से हमें पता है कि अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा H निगेटिव है यानी वो रिएक्शन एक्सो है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो रिएक्शन बैकवर्ड आती है, तो टेम्परेचर घटाने से वो फॉरवर्ड जाएगी। तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर आपका इनकरेक्ट है। अगर एक इनकरेक्ट है
है ना। आपको पूछा कौन से फैक्टर से यील्ड बढ़ेगा ना, फॉरवर्ड जाना चाहिए ना रिएक्शन, SO3 बनना चाहिए। तो एक तो नहीं, मतलब ये दो ऑप्शन तो वैसे भी चले जाते, इसमें एक इंक्लूड किया गया है। बस अभी दो ऑप्शन बचे, इसमें 2 और 4 है, इसमें 2 और 4 है, बस 3 है कि नहीं पता करना है। तो 3 में बोला एडिंग अ कैटलिस्ट, नहीं, कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट होता नहीं। हाँ, कैटलिस्ट से फिर क्या होता है, कैटलिस्ट से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। बट आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी आता है जब इक्विलिब्रियम होता है, और इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कैटलिस्ट का काम है दोनों भी रेट को बढ़ाना, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड ऑल्सो रेट ऑफ बैकवर्ड, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, वो दोनों भी बढ़ाएगा ना। वैसे आगे बढ़ते, हाँ, तो इसका आंसर हो गया आपका 4, दैट इज 2 and 4। आगे बढ़ते, ये एंग्जाइटी बेस्ड सवाल था आपके लिए। इन्होंने बोला है कि केसी की वैल्यू अगर 10⁻³ से कम है, केसी की वैल्यू 10⁻+3 से ज्यादा है, और तीसरे में दिया है केसी इज इन बिटवीन 10⁻³ टू 10⁻+3। तो आपको पता है केसी की वैल्यू अगर बहुत कम है तो रिएक्टेंट डोमिनेंट होता है ना, वही पूछा है। सो रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट्स ओवर आप लोगों का रिएक्टेंट है, यानी ए का आंसर 3 होना चाहिए। केसी ग्रेटर देन 10⁻³ मतलब प्रोडक्ट डोमिनेंट होना चाहिए। तो कहां पे देखिए प्रोडक्ट डोमिनेंट, यानी ये इसका आंसर है B2 आएगा। A3 B2 मेरे ख्याल से ये आप लोग का आंसर आ जाएगा पहले यहां से, बाकी देखने की जरूरत है नहीं। फॉर एनी रिएक्शन KP कैन बी लेस देन ग्रेटर और इक्वल टू KC। हमने सीखा है KP कैन बी इक्वल टू KC और नॉट इक्वल टू KC, ग्रेटर देन लेस देन हो सकता है, सही है। Relation between KP and KC depends on the change in number of moles of gaseous reactant and product delta N, सही है। KP इक्वल्स टू क्या है, KC इंटू RT टू द पावर ऑफ डेल्टा NG, तो सही है। डेल्टा NG चेंज होगा तो ये भी रिलेशन चेंज होगा, और रिलेशन कुछ भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, वो डिपेंड करेगा डेल्टा NG के ऊपर, तो ये भी सही है। सो बोथ A and R ट्रू, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं इसका एक्सप्लेनेशन है, मतलब दिस इज द फोर्थ आंसर। तो ढूंढो कि जो बताया गया है वो इसका आंसर हो सकता है क्या, तो सही है ना। KP लेस देन इक्वल कब होगा, डेल्टा NG के ऊपर होगा ना, तो सही है। आगे बढ़ते हैं। एट ए सर्टेन टेम्परेचर द फॉलोइंग रिएक्शंस हैव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज शोन बिलो। तो आपको ये दो रिएक्शन गिवन है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर, यानी इस रिएक्शन का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है दिए हुए ऊपर वाले दो रिएक्शन से। तो हमें याद है दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन K1 K2 K3 ना, हम सीखते थे वैसे। तो ये आपको 3 रिएक्शन वाला मतलब क्वेश्चन दिया गया है। तो ये वाले रिएक्शन ऊपर वाले दो रिएक्शन को ऐड करके या किसी को उल्टा करके आएगा कि ये देखना पड़ता है हमें, है ना। देखो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, तो इसके लिए सिंपल सी बात है, मुझे इसका K अगर निकालना है तो मेरे पास ये KC, तो मैं इसको KC1 लिखता हूं, इसको KC2 लिखता हूं, सही है। या मैं इसको K1 K2 लिखता हूं, इसको K3 लिखता हूं। तो मान लो मुझे ये K निकालना है इसका, ठीक है। तो पहले आप देखो कि आपको प्रोडक्ट कौन से साइड में चाहिए। तो आपको प्रोडक्ट है आपका SO3, सॉरी प्रोडक्ट आपका SO3 है, तो ऊपर वो कौन से साइड में वो देखना पड़ेगा। जैसे SO3 है, ऊपर SO3 सेकंड रिएक्शन में, सही है। मुझे 2 SO3 चाहिए क्योंकि इस रिएक्शन के लिए निकालना है ना K, तो ऊपर भी 2 है, मतलब इस रिएक्शन को मुझे कुछ नहीं करना है, जैसे वैसे रखना है। सो K इक्वल्स टू मुझे मैं लिखूंगा इक्वल है तो KC2 मल्टीप्लाई करूंगा। अभी SO2 आपको 2 चाहिए और ऊपर वो पहले रिएक्शन में है, सही है। तो आपको इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो इसका K भी रिवर्स हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्स करना। तो मैं इसका लिखूंगा KC1, गॉट इट। तो इसका लिखूंगा मैं KC1, ओके। बट सवाल ये है कि मुझे चाहिए थे 2 SO2, बट है यहां पे तो एक ही, तो मैं इसको रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट विल बी KC2 इंटू 1/KC1 स्क्वायर। बस आपको अभी कैलकुलेशन करना है। KC2 आप लोगों का है 10⁻29, KC1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और ये 10⁻52 का स्क्वायर हो गया 104। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो देखो 29 104 माइनस 29, तो ये 4 गए मतलब 25 मतलब 75, 10⁻75 डिवाइड बाय 25, तो ये आ जाएगा 0.04 इंटू 10⁻75, so that is 4 into 10⁻77। so first is the answer। आगे बढ़ते हैं। consider the following equilibria at 300 Kelvin and 400 Kelvin with their equilibrium constant। देखो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंपेयर करना है 300 और 400 केल्विन के ऊपर।
तो 300 और 400 यानी टेम्परेचर को मैं बढ़ा रहा हूं। टेम्परेचर बढ़ने के बाद पहले रिएक्शन में के की वैल्यू कम हो रही है और दूसरे में के की वैल्यू बढ़ रही है। तो सिंपल सी बात है, हमने अभी सीखा था, पहले कुछ क्वेश्चन है ना अभी लिया था हमने। तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जब के बढ़ता है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। सो फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीज इज द बेस्ट कंडीशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो 300-400 यानी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद के कम हुआ, मतलब ये आप लोगों का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद के बढ़ रहा है, इसका मतलब ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो पहला एक्सो प्रोसेस है, दूसरा एंडो प्रोसेस है। ओके, सो फर्स्ट इज द एक्सोथर्मिक एंड सेकंड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर NH4HS gives NH3 plus H2S. If Kp is equals to 64 atmosphere square, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ मिक्सचर पूछा है, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना है। तो ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है। तो आपको पता है Kp इक्वल्स टू क्या आएगा, इसका प्रेशर P, इसका प्रेशर P बनेगा। सो P इंटू P दैट इज P स्क्वायर। सो P इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट Kp। तो Kp आपको गिवन है 64, तो ये आ जाएगा 8। तो P की वैल्यू 8 आ गई। तो आप लोगों को टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर मिक्सचर का पूछा है, तो मिक्सचर में प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस प्रेशर ऑफ H2S पूछा है, दोनों का मिला के। सो 8 + 8 दैट इज इक्वल्स टू 16। सो फर्स्ट इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन अ गैसियस सिस्टम एट इक्विलिब्रियम 3 मोल ऑफ इनर्ट गैस। देखो ये ली चैटले प्रिंसिपल में इनर्ट गैस एडिशन का इफेक्ट है। इनर्ट गैस इज पंप इनटू द वेसल, दिस वेसल में रिएक्शन चल रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो इनर्ट गैस एडिशन हमने सीखा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज ही नहीं होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। बट याद है आप लोगों को एट कांस्टेंट प्रेशर किया तो रिएक्शन कहां जाती है, लो मोल्स टू हाई मोल्स जाती है। तो सिंपल सी बात है, बस आपको देखना है रिएक्शन किधर है, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमने इनर्ट गैस ऐड किया एट कांस्टेंट प्रेशर, तो लो मोल टू हाई मोल। तो इधर 1 और 1 2 मोल है, इधर 3 मोल है, 2 और 1, तो रिएक्शन जाएगा लो मोल्स टू हाई मोल, यानी रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। 87 डिग्री सेल्सियस के ऊपर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश, H2 गैस प्लस सॉलिड सल्फर gives gaseous H2S, Kc is given 0.08, 0.3 मोल H2 के दिए हैं, 2 मोल सल्फर के दिए हैं, उसको हीट किया 2 लीटर के वेसल में। व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो Kc आप लोगों का 0.08 दिया गया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें देखो रिएक्शन है आपके पास, रिएक्शन है आपके पास H2 गैस प्लस सल्फर सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2S गैस, और आप लोगों को Kc गिवन है 0.08। इसके 0.3 मोल दिए हैं, इनिशियल मोल 0.3, इसके 2 दिए, इसका 0 होगा। मोल्स एट इक्विलिब्रियम माई है ना, तो 0.3 माइनस x, ये सॉलिड है तो इसका वैसे भी हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेते, तो इसको नहीं लिखा तो भी चलता है, बनेगा x। ओके, नाउ आप लोगों को Kc इक्वल्स टू क्या आएगा, Kc इक्वल्स टू आएगा, देखो अभी देखो इधर भी गैस का 1 मोल है, इधर भी गैस का, वैसे भी वॉल्यूम टर्म तो आता ही नहीं है। सो H2S अपॉन H2 का कॉन्सेंट्रेशन, Kc 0.08, H2S का x है, H2 का 0.3 माइनस x है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू आएगा 0.08 इंटू 0.3 माइनस x। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 8 3 24, तो ये आएगा 123 यानी 0.024 माइनस 0.08x। तो ये इधर चला जाएगा, ये 1x प्लस 0.08, तो 1.08x इक्वल्स टू आएगा 0.024। तो यहां से आपका x आ जाता है 0.022। बट हमें क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम पे H2S का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। तो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये तो मोल आ गए ना, तो मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, यानी यू विल गेट 0.011 इज द आंसर। ओके, तो यानी हमारा आंसर है इसमें,
हमारा आंसर है इसमें 0.011। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर रिएक्शन 2NaCl gives 2No plus Cl2 gas. Kc at 427 डिग्री सेल्सियस is 3 into 10⁻⁻6 मोल. The value of Kp is, तो ये सिंपल रिलेशन है Kp और Kc के बीच में, जहां पे Kc दिया है और Kp पूछा, तो डेल्टा Ng के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो इस रिएक्शन का डेल्टा Ng क्या आ जाएगा? इस रिएक्शन का डेल्टा Ng, देखो डेल्टा Ng क्या होता है फिर से, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 + 1 3 माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दैट इज 3 - 2 दैट इज 1। तो आसान है, क्योंकि स्क्वायर वगैरह आता है तो थोड़ी परेशानी होती है, बट डेल्टा Ng 1 आया तो कोई परेशानी। 427 डिग्री है, मतलब ये हो गया आप लोगों का 500 और 200 700 केल्विन। ओके, तो हमारे पास Kp निकालना है, Kc 3 × 10⁻⁻6 इंटू R। R की वैल्यू क्या लेंगे? R की वैल्यू हम इसमें लेते हैं, आपको पता है 1/12, सो दैट इज 1/12। अगर हमने लिया सो 1/12 इंटू ये आएगा अराउंड 700। सो Kp इक्वल्स टू Kc इंटू R इंटू T, और डेल्टा Ng है तो ये आप लोगों का 1 है। ठीक है, तो आप यहां से कर सकते हो। ओके, तो ये 3 4 12 सही है, बाद में तो आसान है, ये तो आ जाएगा 4 1 4, 3 है 4 7, तो 17, यानी आप सारा कैलकुलेशन करोगे तो 17 इसी में, तो फर्स्ट इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज 1.6 × 10⁻12, देन एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन मोस्टली रिएक्टेंट्स, मोस्टली प्रोडक्ट्स, सिमिलर अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ऑल रिएक्टेंट्स। तो ये आप लोग का कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में दिया हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो K की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा के रिएक्टेंट ज्यादा इक्विलिब्रियम पे। तो सिंपल सी बात है, हमने सीखा है। अभी ये वाला जो सवाल था ना, जो हमें पूछा था, ये वाला जो सवाल है आप लोगों का, जो वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो जितनी ज्यादा वैल्यू उतना प्रोडक्ट डोमिनेंट। तो सिंपल सी बात है, K की वैल्यू 10⁻³ से भी ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव है ना, बहुत ज्यादा है, तो रिएक्शन मोस्टली प्रोडक्ट उसमें इंक्लूड करेगी। आगे बढ़ते हैं। The value of Kc for the reaction, Kc दिया है 1 × 10⁻⁻4। At a given time, the composition of reaction mixture of Hi, H2 and I2 is given. In which direction? K और Q के बीच का रिलेशन, K एंड Q। K गिवन है, Q निकालना है। सो Qc इक्वल्स टू क्या आएगा? देखो यही आएगा H2 × I2/Hi। H2 कितना है? 1 × 10⁻⁻5। I2 कितना है? 1 × 10⁻⁻5, 1 × 10⁻⁻5 डिवाइड बाय Hi आप लोगों का 2 × 10⁻⁻5। तो इसका क्या आएगा? स्क्वायर। तो 10⁻⁻5 ये स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचा 1/, तो आपकी Q की वैल्यू है 0.25 और K की वैल्यू है 10⁻⁻4। तो इसको अगर हम करेंगे तो देखो ये बहुत कम है आप लोगों का, है ना, यानी Kc इज लेस देन Qc, तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। याद है ना, K अगर ज्यादा है Q से तो फॉरवर्ड, K अगर कम है तो बैकवर्ड। ठीक है, उसके बाद assertion for any chemical reaction at a particular temperature the equilibrium constant is fixed। सही है, टेम्परेचर फिक्स होता है तो K की वैल्यू भी फिक्स होती है, एंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। K एक कैरेक्टरिस्टिक है उस कंडीशन की, उस इक्विलिब्रियम की, उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम की। तो सही है, इक्विलिब्रियम बिकॉज हर रिएक्शन के लिए K फिक्स है ना हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नहीं वो तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर या स्टोइकियोमेट्री मान लो कुछ रिएक्शन में होती है तो, बट है ना स्टोइकियोमेट्री स्क्वायर का क्यूब हो गया मान लो, है ना, तो भी चेंज होता है ना K। नहीं तो स्पेसिफिकली अगर ज्यादा बात करते हैं तो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है ना, बट स्टोइकियोमेट्री वाला भी पॉइंट है, याद रखो स्टोइकियोमेट्री भी चेंज होती है, स्क्वायर हुआ क्यूब हुआ तो भी K का चेंज होगा ना। रिएक्शन हमने बैलेंसिंग अलग से लिखा, जैसे मैं H2 प्लस हाफ O2 gives H2 लिखता हूं और 2H2 प्लस O2 gives 2H2 लिखता हूं, तो वो चेंज हो जाएगा ना उससे, है ना। बट मोस्टली आपको गिवन है टेम्परेचर का इफेक्ट, तो टेम्परेचर से तो ऑब्वियसली होता है, बाकी किससे होता नहीं जनरली। सो ये गलत है रीजन, यानी असर्शन इज ट्रू बट R इज फॉल्स, सो थर्ड इज द आंसर। आगे बढ़ते, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर ए होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन इज 10⁻⁻³
The standard gives free energy change delta G naught for the reaction at 27 डिग्री सेल्सियस यूजिंग R2 कैलोरी। तो देखो आपका डेल्टा जी नॉट का क्या फॉर्मूला है, -2.303 RT इंटू लॉग के। तो लॉग के है आपका 10⁻⁻3, तो ये आ जाएगा -3 है ना, 2.3 इंटू आर की वैल्यू 2, टेम्परेचर 300 केल्विन है, इंटू लॉग के, लॉग के है मतलब लॉग 10⁻⁻3, तो ये आएगा लॉग a टू द पावर x एंड x इंटू लॉग a मतलब -3। तो आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो 3 3 9, 9 2 18, 18 इंटू 23, सो 3 है ना, 3 8 24, 2 3 1 3 प्लस 2 5, 2 8 16, सो 1 2 1 1 प्लस 1, दैट इज यहां पे आ जाएगा आप लोगों का नहीं, ये आप लोगों का हो जाएगा, ये कितना है देखो 2.3 सही है, 2.3 यानी 46 इंटू 9, यस, सो 9 6 54 एंड 9 4 36 प्लस 4 41, सो 414, यानी आप लोगों का, और आपके पास 2 0 है, यस, यानी एक पॉइंट से तो चला जाएगा, मतलब एक बचता है, 3 पॉइंट इधर आता हो, तो 4.14 किलो कैलोरी, सो 4 इज द आवर आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते, सो 4th इज द आंसर। उसके बाद है 2 moles of PCl5 were heated in a closed vessel of 2 liter at equilibrium. 40% of PCl5 is dissociated into PCl3 and Cl2. The value of equilibrium constant is. तो 2 मोल PCl5 लिए हैं और 40% DOD दिया आप लोग को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले PCl5 का डिसोसिएशन लिखेंगे, PCl3 प्लस Cl2 में होता है, 2 मोल लिए इनिशियल, तो ये 0 0 है आपके पास, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, सो दिस इज 2 माइनस x x x, 40% DOD दिया है, सो DOD इज इक्वल टू होता है डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल, DOD इज 40%, दैट इज 0.4, सो x बाय 2, सो x इक्वल टू 0.8 हो गया। अभी आप लोगों को निकालना है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम को, कैसे निकालना है, तो वॉल्यूम भी आपको गिवन है 2 लीटर, सो केसी इक्वल्स टू क्या आएगा, x बाय वॉल्यूम, सो x है हमारे पास 0.8 बाय वॉल्यूम इज 2 इंटू x ही है 0.8 बाय 2, वॉल्यूम है ना, कैसे कॉन्सेंट्रेशन है ना, 2 माइनस 0.8 अपॉन 2, सो ये 2 तो कैंसिल हो गए आप लोग के, सो ये आया आपका 0.4, so 0.4 into 0.8 upon 2 minus 0.8, that is 1.2, so 4 3s are 12, so 0.8 by 3 is 0.26, okay, so हमारा आंसर यहां से आ जाएगा 0.267, so second is the answer, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला सवाल, इंक्रीज इन द प्रेशर फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2O गैस, तो ये फिजिकल स्टेट का इक्विलिब्रियम है, तो हमेशा प्रेशर चेंज करने से वहीं पे इफेक्ट होता है जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है। तो वाटर लिक्विड और वाटर गैस की बात करें तो लिक्विड और गैस में वॉल्यूम ऑफ गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो जब भी प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो इफेक्ट होगा गैस के साइड में, तो ये स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए रिएक्शन जाएगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी वो बनाएगी ज्यादा लिक्विड। ओके, सो देयर विल बी मोर फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड, सो फर्स्ट इज द आंसर। तो इसमें आप लोगों को मोर देन वन है ना, तो ये वाले 2 ऑप्शन तो चले गए। अच्छा, लिक्विड ज्यादा बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, लिक्विड हमें बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, मतलब लिक्विड टू गैस पूछा है, बट रिएक्शन हमें लिक्विड की तरफ लेके जा रहा है, मतलब लिक्विड ज्यादा बना रही है, तो लिक्विड से गैस बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, सो इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट, सो 1 and 3 आर करेक्ट। अगला वाला है द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc फॉर द रिएक्शन।
सारे गैसेस है तो डेल्टा एन जी निकाल लेंगे। सो डेल्टा एन जी कितना है देखो, 1 + 2 3, 3 - 1 + 1 दैट इज 2। सो डेल्टा एन जी इज 1। सो केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आरटी ये हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन क्या पे ये -1 है, ये भी केपी इनवर्स इक्वल्स टू आरटी ये भी गलत है, केपी इक्वल्स टू केसी ये तो गलत है, बचा हुआ एक है आपका ये आंसर है ना। केसी को इधर लेके जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। अगला वाला सवाल है, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज जनरल टेकन एज, सबको पता है ना, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट दैट इज यूनिटी दैट इज 1। आगे बढ़ते, एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर, ये एनसीईआरटी का ही सवाल था एक्सरसाइज में। एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर ऑफ 10⁵ पास्कल, iodine vapor contains 40% by volume of iodine atoms। 40% by volume of iodine atoms है, इधर मॉलिक्यूल है इधर एटम्स है, तो इसमें 40% क्या है बाय वॉल्यूम, आई है एटम्स, तो बचे हुए 60% I2 है। तो सिंपल सी बात है, आपको केपी पूछा तो पी लगेगा। देखो इस रिएक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, I2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2I गैस, ये 40% बाय वॉल्यूम है, ये बाय वॉल्यूम है ध्यान में रखना, तो ये बचा हुआ रिएक्शन में 60% बाय वॉल्यूम है। बट ध्यान में रखना एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो वॉल्यूम को आप बाय मोल्स भी ले सकते हो, सही है। तो सिंपल सी बात है, ये मोल ही हो गए 40, टोटल मोल हो गए 100, इसके मोल हो गए 40, इसके मोल हो गए 60। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 क्या आएगा, उसके मोल है 60 डिवाइड बाय टोटल मोल है 100 इंटू 10⁵5 टोटल प्रेशर दिया है, सो दैट इज 6 इंटू 10⁴ विल बी द आंसर। पी आई इक्वल्स टू व्हाट, 40/100 इंटू 10⁵5, यानी इसका मतलब ये आएगा 4 इंटू 10⁴। नाउ व्हाट इज केपी इक्वल्स टू, केपी इक्वल्स टू पी आई का स्क्वायर है, पी आई का स्क्वायर है मतलब 4 इंटू 10⁴ का स्क्वायर है डिवाइड बाय पी आई टू है दैट इज 6 इंटू 10⁴। तो एक 4 और ये कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, 4 4 16 इंटू 10⁴ डिवाइड बाय 6, सो अराउंड 2 पॉइंट आप लोगों का आ जाएगा। सो 2 इंटू 10⁴। तो अच्छा, बट इसको डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा, और दो ऑप्शन बहुत ही नजदीक है। सो 8/3 2.67 यस into 10⁴। okay, so here it is first answer। आगे बढ़ते हैं, predict which of the following reaction will have comparable similarity concentration of reactant and product। देखो फिर से वही सवाल है जो केसी की 10⁻³ - 3 वाली जो कॉन्सेप्ट थी वही है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वाला। देखो इसमें आपको पूछा है कि कौन से रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंपेरेबल है, तो सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना बहुत हायर होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट नहीं होना चाहिए या लोएस्ट नहीं होना चाहिए, सो हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में आपको देखना है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला के जो है आप लोग का ये लोएस्ट है -39 है, और ये हाईएस्ट है प्लस, यानी इसके बीच में क्या बचा है, सी बचा है, तो इसका आंसर है ओनली सी। आगे बढ़ते हैं, तो हमेशा हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में देखो। इन केपी इक्वल्स टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन में है, आपको पता है डेल्टा एन जी कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल होता है, 0 हो सकता है, प्लस पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, यानी प्लस माइनस, यानी इधर ऑफ द अबव इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला सवाल है, in the following reaction we start with 2 mole of N2 and 5 mole of H2 exerting a total pressure of 7 atmosphere at a given temperature in a closed vessel when 50% of N2 is converted into NH3। तो DOD भी गिवन है, इनिशियल मोल भी गिवन है, टोटल प्रेशर गिवन है, बस क्या देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। 2 मोल N2 के 5 मोल H2 के, 2 मोल N2 के हैं 5 मोल H2 के हैं, तो इनिशियली ये 0 होगा। टोटल प्रेशर आप लोगों को दिया है 7 एटमॉस्फेयर, और आपको N2, तो आपको पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया यानी PNH3 आप लोगों को निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन आ गया, टोटल प्रेशर तो दिया है ना, आपको याद है पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर तो बस मोल फ्रैक्शन आ जाए, मोल फ्रैक्शन के लिए x की वैल्यू आनी चाहिए, वो DOD से आ जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये आपका N2 कितना हो जाएगा, 2 - x, ये हो जाएगा 5 - 3x, और ये बनेगा 2x मोल, सही है। DOD इज 50%, सो DOD क्या होती है, नंबर ऑफ, अच्छा N2 की दी है ना, तो N2 के कितने मोल डिसोसिएट हुए, 2 में से x, और लिया कितना था 2,
और वो दिया है 50% यानी 0.5, सो x/2, सो x इक्वल टू आएगा आपका 0.5 इंटू 2 दैट इज 1। तो x की वैल्यू 1 है, बस मतलब x की वैल्यू आ गई। सो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया मतलब उसके मोल, तो उसके मोल कितने हैं 2 - x है, सो 2 - x यानी 2 - 1, ओके यानी 1 आएगा। टोटल मोल आपको करने हैं 2 - x प्लस 5 - 3x प्लस 2x, तो 2 + 5 दैट इज 7, -x - 3x -4x प्लस 2x -2x, सो 7 - 2x, तो x की वैल्यू 1 है, सो 7 - 2 आ जाएगा आपका 5, सो 5 × 7 है ना। तो सिंपल सी बात है, आपका P कितना आ जाएगा, सो 2 मोल N2 5 मोल H2। मोल फ्रैक्शन में कहीं गलती तो नहीं हुई, 2 - 1 1 है, ठीक है। टोटल मोल भी सही जा रहे हैं, आंसर नहीं है ना इसमें। 2 + 5, हाँ 7 है, 5 हो गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, उसके मोल 1 डिवाइड बाय टोटल मोल 5, टोटल प्रेशर 7। ओ सॉरी, आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 नहीं, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया पूछा है ना मैंने, N2 के मोल ले लिए, सो दैट इज 2x, यस, सो 2x यानी 2 × 1 डिवाइड बाय टोटल मोल 5 × 7, सो 14/5 दैट इज 2.8, यस सॉरी है ना, हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया पूछा था, N2 का नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला वाला सवाल है, अभी आयोनिक में हम एंट्री कर रहे हैं। पहला सवाल है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। देखो इनकरेक्ट पेयर पूछा है, मतलब जो कॉन्जुगेट एसिड बेस नहीं है स्पेसिस के, तो अमोनिया के कॉन्जुगेट एसिड बेस देखो, अमोनिया ने H+ लिया तो बनेगा कॉन्जुगेट एसिड NH4+, NH2- H+ लॉस किया तो मतलब ये है, ये सही मतलब ऑप्शन है, गलत नहीं है। आपको इनकरेक्ट पेयर पूछा है, H2O ने H+ लिया दिया, H3O+ OH-, HCO3- लिया तो H2CO3 दिया तो CO3 2- बट CO2 दिया, सो दिस इज द करेक्ट इनकरेक्ट, यानी ये सही है, मतलब इसमें ये ऑप्शन सही है, बाकी है तो गलत हो, है ना। मैच द फॉलोइंग, लाइम वाटर, जनरली हम इसके ऊपर फोकस नहीं करते कभी, पीएच हम ध्यान में नहीं रखते। देखो ब्लड का पीएच तो फेमस है ना, ब्लड का पीएच आपका 7.4 है, तो बी का आपका 3 है, तो वैसे भी यहाँ पे ये और ये ऑप्शन बचते हैं। बस आपने अगर ए का भी पता कर लिया तो देखो हो जाएगा, लाइम वाटर है, बेसिक है, सिंपल सी बात है, ए का 2, तो यानी इससे भी आंसर आ जाएगा, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं थी। पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 7 डिग्री सेल्सियस इज मोर देन 7, तो 25 डिग्री के ऊपर जो है हम पीएच 7 लेते हैं। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर मान लो मैंने 60 किया तो पीएच कम होता है, लेस देन 7 होता है, बट लो टेम्परेचर किया जैसे 7 डिग्री किया तो ग्रेटर देन 7 होगा, तो सही है। स्टेटमेंट 2, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इनटू H+ एंड OH- इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, नहीं, वो तो इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है ना, सुना है आपने, H2 को ब्रेक करना है या H2 को ब्रेक करना है H+ OH- में तो हीट देनी पड़ती है, तो दिस इज नॉट एक्सो, दिस इज एंडोथर्मिक, तो ये इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, so second is the answer. Among the following pairs of species, how many of them will show common ion? तो common ion में जरूरी क्या है, common ion में होना चाहिए एक weak electrolyte और उसमें हमने ऐड करना चाहिए strong electrolyte, सही है। अभी देखो BaCl2, ये एक्चुअली थोड़ा मतलब होता है, मतलब हमको भी कभी कभी होता है कि स्ट्रांग और वीक को डिसाइड करने में गलती हो जाती है बहुत बार, है ना, क्योंकि सारे कंपाउंड तो ध्यान में नहीं रहते, वैसे भी कुछ ऐसी चीजें होती है कि जिसमें हमें लगता है कि वो है, बट जैसे एक्सेप्शन की बातें चलती रहती है केमिस्ट्री में, तो होता है बहुत बार। जैसे BaCl2 के बारे में अगर सोचा तो ऐसे लगा कि यार ठीक है, अल्कली मेटल के हैलाइड्स तो स्ट्रांग होते हैं, बट बाद में थोड़ा अच्छे से सोचने के बाद ये समझ में आया कि BaCl2 थोड़ा नीचे मतलब बड़े साइज वाला है ना आयन,
तो ऑब्वियसली ये स्ट्रांग ही होगा। तो ये दोनों भी स्ट्रांग है, इसका मतलब है वो नहीं चाहिए, वो होगा नहीं ना उससे कॉमन आयन। कॉमन आयन मतलब दोनों, एक वीक होना चाहिए एक स्ट्रांग होना चाहिए, और दोनों में एक आयन क्या होना चाहिए, कौन सा भी, तो कैटायन या आयन कॉमन होना चाहिए, है ना। तो BaCl2 ये दोनों भी, नाइट्रेट, ऑल नाइट्रेट्स आर स्ट्रांग, ये तो पता है, तो ये भी स्ट्रांग है ये भी स्ट्रांग है, तो फर्स्ट में नहीं है। H2S Na2S, तो H2S वीक एसिड है, आप सबको पता है, उसका सॉल्ट लिया तो ये जरूर स्ट्रांग है, सोडियम सॉल्ट इज स्ट्रांग, राइट, तो ये स्ट्रांग है, तो इसमें सल्फर सल्फाइड कॉमन है, तो ये है। NaCl और HCl में देखो, NaCl इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, तो ये सॉल्ट स्ट्रांग है, HCl भी स्ट्रांग है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है, तो ये भी नहीं है। एसिटिक एसिड और सोडियम एसिड, तो एसिटिक एसिड वीक एसिड है, सोडियम एसिड सोडियम सॉल्ट है, तो ये स्ट्रांग है, तो वीक में स्ट्रांग आया, और एसिटेट कॉमन है, तो ये भी है। तो चलो 2 और 3 तो हो गए, मतलब 2 से ज्यादा है, तो 3 ही ऑप्शन बचता है वैसे। बट थोड़ा सवाल इसमें कि AgCN और CN, वैसे ठीक है, ये थोड़ा CN माइनस होना चाहिए था, बट CN आयन है कॉमन, तो AgCN एक सिल्वर प्लस है, और सूडो नोबेल गैस है, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब ये वीक है, तो ये वीक है। स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट भी है ये, है ना, Ag+ के सॉल्ट मोस्टली स्पैरिंगली सोल्यूबल होते हैं, और साइनाइड इसमें स्ट्रॉन्ग से आता है, KCN NaCN इससे, तो ये वीक में स्ट्रॉन्ग है, कॉमन आयन साइनाइड है, तो ये भी है, तो ये भी सही है, तो 1 2 3 यानी इसका आंसर 4 है। आगे बढ़ते हैं, ये आसान था, बस आपको लोगों को KSP और S के बीच में रिलेशन निकालना था, आसान सा सवाल है। Bi2, आपको याद है KSP का फॉर्मूला, KSP इक्वल्स टू क्या होता है, कैटाइन के कितने मोल है इनटू एनायन के कितने मोल है उसका ही स्क्वायर, जितने मोल आयन कैटाइन के उसका ही स्क्वायर, जितने मोल एनायन के उसका उतना ही आपको, मतलब स्क्वायर या क्यूब जो भी आता है वो करना है, वही पावर में लेना होता है, जितने मोल उतना ही पावर, जितने मोल उतना ही पावर, कैटाइन के जितने मोल उतना ही पावर, एनायन के जितने मोल उतना ही पावर, इनटू सोल्युबिलिटी इनटू x+y। तो 2+3 अगर करेंगे तो सिंपल सी बात है, 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 3 इंटू S to the power 2+3, तो ये आएगा 4 इंटू 27 इंटू S to the power 5, तो S to the power 108 आता है। सो A का आप लोगों का 3 है, तो A का 3 है, तो बस 1 और 3 ही ऑप्शन बचते हैं, 2 दूसरे से कंफर्म हो जाएगा, B2 B4। देखो ये 1:1 है, तो इसका S² आएगा, सिंपल से B2 का 4 है, यानी A का 3 B का 4, A का 3 B का 4, सो थर्ड इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, फॉर अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस pK minus pKb वुड बी इक्वल्स टू, फॉर ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल था ये। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस में pH, pKw, pK, pKb आपने सीखा है नहीं, वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट के लिए pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इक्वल्स टू होता है pKw/2 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, ये वाला फॉर्मूला है, और आपको उन्होंने वही पूछा है pKa माइनस pKb, तो देखो 2 तो कॉमन आएगा नीचे, तो ये 2 इधर चला जाएगा, सो 2pH माइनस ये pKw इधर चला जाएगा, और इधर बचेगा pK माइनस pKb, है ना, 2 है ना, कॉमन निकलेगा ना, तो इधर आ जाएगा, ये ऊपर का वाला प्लस हो जाएगा बाद में pKw, सो इसका आंसर 2pH माइनस pKw, यानी फर्स्ट इज द आंसर। व्हाट इज द परसेंट आयोनाइजेशन अल्फा ऑफ 0.01 मोलर HA, दैट इज वीक एसिड, जिसका K दिया है 10⁻⁶, तो आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन दिया है HA का 0.01, Ka भी दिया है आप लोगों को 10⁻⁶, और आपको अल्फा निकालना है, तो आपको पता है K इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर इंटू C, सो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, √Ka/C, ओके, √Ka/C, K आप लोग का 10⁻⁻⁶ है, C आप लोग का 0.0 यानी 10⁻⁻2, ये ऊपर चला गया, ये बनेगा 10⁻⁴, रूट में बाहर निकलेगा 10⁻² आप लोगों का, सही है, ओके। तो ऑब्वियसली परसेंट में निकालेंगे, मतलब 10⁻² से मल्टीप्लाई भी करेंगे, सो दैट इज 1%, तो आप लोगों का इसका आंसर आ जाएगा 4th, दैट इज 1%, गॉट इट।
अल्फा इक्वल्स टू अंडर के सी, के आप लोग का -6 है, -6 अपॉन सी -2, ऊपर गया -4, बाहर निकला -2 इंटू 2। यस, आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम विथ कॉलम 1 विथ कॉलम 2, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। तो आयोनाइजेशन वीक का कब बढ़ता है? डाइल्यूशन से। सो ए का होना चाहिए एस। पीएच ऑफ वाटर डिक्रीजेस ऑन, तो हीटिंग के बाद टेम्परेचर बढ़ाने के बाद पीएच कम होता है ना, सो पीएच ऑफ वाटर डिक्रीजेस ऑन हीटिंग, यानी बी का आर होना चाहिए। सो ए का एस, बी का आर, ए का एस, बी का आर, ए का एस, बी का आर, तो दो जगह पे है, तो सी से कंफर्म हो जाएगा, सी का पी है या क्यू है। द सोल्यूशन हैज हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.001%, 0.001 मोल पर लीटर, तो यानी H प्लस 10⁻⁴ है ना, तो इसका पीएच कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो पीएच 4 अगर आ गया इसका, तो सिंपल सी बात है, क्यू है, यानी सी का क्यू है, तो सी का क्यू है आप लोगों का सी ऑप्शन, ए का एस, बी का आर, सी का क्यू, सो थर्ड इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, यहां पे जनरली हम H लिखते हैं बट इन्होंने अल्फा बोला है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अल्फा फॉर अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इज, ओके। तो सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का ना, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का अगर सॉल्ट है आप लोगों का, तो आपको पता है KH इक्वल टू क्या आता है? H² इंटू सी आता है, और H इक्वल टू क्या आएगा फिर? अंडर रूट, या सिंपली H² ही रखते हैं उसको, H² इक्वल टू आएगा KH अपॉन सी, और 1/c होता है वॉल्यूम, सो KH इंटू वॉल्यूम आ जाएगा, यानी डाइल्यूशन। तो बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ डाइल्यूशन, तो नहीं, सी पे डिपेंड मतलब डाइल्यूशन पे डिपेंड है, तो ये गलत हो गया। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट, यानी 1 गलत है। तो देखो इसमें एक है, तो ये तो चले गए वैसे भी। इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, सही है। H और V का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है, तो इंक्रीज होगा डाइल्यूशन, तो 2 तो आना ही है, इसमें 3 2 नहीं है, मतलब बचता है आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। विच इज द सेट, एक बार मुझे ये देखने दीजिए, क्योंकि इसमें हमने एग्जाम पे टाइम के ऊपर कुछ करेक्शन किया था, शायद अल्फा ही निकालना था, 0.01 मोलर HA, मतलब C दिया है, KA इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, सो अल्फा इक्वल्स टू अंडर K अपॉन C, सही है, 1% ही, चाहे हमने कुछ तो करेक्शन दिया था उसका, सही था वो। ओके, विच इज द सेट ऑफ एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक का मतलब जो H प्लस लेगा भी और लेगा भी, ऊपर भी था वो पहला आयोनिक का सेक्शन जब शुरू हुआ, तो इसी टाइप का सवाल था ना। एम्फीप्रोटिक का मतलब जो H प्लस दे भी सकता है, ले भी सकता है। देखो H3O प्लस है, H3O प्लस अभी H प्लस ले नहीं सकता, इसके ऊपर वो हमेशा एक ही H प्लस लेता है, क्योंकि उसके ऊपर अभी प्लस चार्ज आ गया, तो ये इसका आंसर नहीं है। देखो अभी देखो H2PO4 माइनस है कि H2PO3, तो आप लोगों ने फास्फोरस के एसिड सीखे हैं ना, H3PO4, H3PO4, H3PO3 है ना, और एक है H3PO2, सही है, इसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो देखो H2PO4 माइनस है क्या? H2PO4 माइनस मतलब H2, मतलब 2 चले गए हाइड्रोजन यहां से, है ना, ये वाला पूछ रहे, H2PO4 मतलब 2 चले गए, H2PO4 माइनस हो जाएगा ना, -2 हो जाएगा, तो और एक H प्लस दे सकता है और ले भी सकता है, तो H2PO4 माइनस है ना। बात करते H2PO3 माइनस है क्या? H2PO3, तो इसमें H2PO3 ये वाला हो गया आप लोगों का, H2PO3 है क्या? देखो 2 हाइड्रोजन चले गए, 2 हाइड्रोजन चले गए, तो अभी इसमें बचता नहीं है ना, तो ये एम्फीप्रोटिक नहीं है, मतलब ये भी इनकरेक्ट हुआ। हाँ, अभी H2O दे भी सकता है, ले भी सकता है, ये तो है। HPO3 2 माइनस, HPO3 2 माइनस, सो HPO3 2 माइनस की अगर बात करेंगे, मतलब ये हुआ ना वो PO3 1 2 3,
तो HPO3 यानी दोनों भी चले गए हैं, तो अभी यहाँ पे H प्लस नहीं, तो ये भी आप लोगों का ऑप्शन नहीं होगा। तो वो कहाँ पे है, क्योंकि नीचे भी तो PO4-3 में तो H प्लस नहीं है। H2PO4-, देखो H2O तो है, अरे नहीं H2PO3 है ना, H2PO3 मतलब 2 हाइड्रोजन है इसमें, है ना। ओके, एक बार निकालते हैं, बात करते हैं H3PO3 की। तो देखो ये H3PO3 है, H3PO3 है, एंड मतलब 3 ऑक्सीजन है, मतलब एक ऑक्सीजन नहीं है, तो ये बचा H और -1 है, मतलब एक हाइड्रोजन चला गया, एक हाइड्रोजन है। अच्छा, ये एक H प्लस ले भी सकता है और दे भी सकता है, यानी H2PO3 माइनस है, H2PO4 माइनस तो था ही, H2O भी, यानी यस, इसका आंसर है आप लोगों का सेकंड। आगे बढ़ते हैं। फॉर 2 वीक एसिड्स A and B, द रेशियो ऑफ देयर परसेंट आयोनाइजेशन इज 4:9। 2 वीक एसिड है, इनका रेशियो दिया है किसका, परसेंट आयोनाइज यानी अल्फा का दिया है। सो रेशियो ऑफ देयर K, सो K इक्वल्स टू क्या हमारे पास, अल्फा स्क्वायर इंटू C है। तो सिंपल सी बात है, अल्फा दिया है, CC तो सेम है, दिया नहीं मतलब, यानी K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन अल्फा 2 स्क्वायर। अल्फा का रेशियो दिया है 4:9, यानी 4 4 16, 9 9 81, सो थर्ड इज द आंसर। आगे बढ़ते, 0.01 देखो आयोनिक में है, थोड़ा सॉल्विंग का है ना, जैसे केमिकल इतना मैंने पहले ही बोला है, थोड़े एफर्ट ज्यादा है आयोनिक में। 0.01 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन इज 5% आयोनाइज, यानी अल्फा गिवन है 0.05, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिया है, पर किसका, अमोनिया का है, और पीएच पूछा है, बट ये बेस है तो पहले पीओएच निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू, हमने सीखा है क्या होता है, अल्फा सी होता है, याद है सबको। तो अल्फा कितना है 0.05, सी कितना है 0.01, यानी ये आएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो पीओएच विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 माइनस log 5, log 5 होता है 0.7, सो 4 माइनस 0.7 दैट इज 3.3, बट पीएच पूछा है ना, ये तो पीओएच है, सो 14 माइनस करेंगे तो 25 डिग्री के ऊपर, सो दैट इज 10.7 K। सो व्हाट इज द आंसर, सो इट इज सेकंड। ओके, आगे बढ़ते, ध्यान में रखना, बेस आया तो पीओएच, उसके बाद पीएच। उसके बाद 40 ml of N/10 HCl solution is mixed with 60 ml of N/2 KOH solution, the resulting mixture will be। तो सिंपल सी बात है, आप मिली इक्विवेलेंट निकाल लो, तो मिली इक्विवेलेंट HCl के कितने हुए, वो हुए N1V1, या मोलरिटी दी होती तो M1V1 इंटू N फैक्टर, बट वैसे भी HCl और NaOH तो N फैक्टर एक ही है, आप नॉर्मेलिटी लो या मोलरिटी लो। सो ये आया आपका N/10 इंटू 40, यानी ये हो गया आपका 4 मिली इक्विवेलेंट। NaOH सॉरी KOH का क्या है, KOH का है N/20, कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम है 60, तो ये आप लोगों का 3 है ना, तो 4 नॉर्मल 3 नॉर्मल, यानी एसिड ज्यादा है तो सॉल्यूशन होगा एसिडिक, सो फर्स्ट इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स इज सिल्वर क्लोराइड मोस्ट सोल्यूबल। उनका कहना है कि सिल्वर क्लोराइड किसमें सबसे ज्यादा सोल्यूबल है, तो आपको मैंने बताया था, एक ऑर्डर बताया था क्या, कि कॉमन आयन में सोल्युबिलिटी सबसे कम होती है, कॉमन आयन में सोल्युबिलिटी जो होती है वो सबसे कम होती है। उसके बाद वाटर में सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है, और उससे भी ज्यादा सोल्युबिलिटी तब होती है जब वो जो सॉल्वेंट है, व्हेन सॉल्वेंट विल फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉल्वेंट विल फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो स्ट्रांग है, वो पूरा टूट जाएगा, तो सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, या नहीं, या सिंपल है। देखो ये तो कॉमन आयन हो गया, AgCl में Ag प्लस कॉमन है तो इसमें कम सोल्युबिलिटी, Cl माइनस भी है इसमें तो उसमें भी सोल्युबिलिटी कम। उसके बाद वाटर में तो है, वाटर में सोल्युबिलिटी अच्छी खासी है, इसमें सबसे कम है दोनों में, है ना। उसके बाद वाटर में ज्यादा है, बट एक्वियस अमोनिया ने अमोनिया क्या करेगा, Ag प्लस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। आपको पता है ना, Ag प्लस के साथ अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाएगा, AgNH3 ट्वाइस Cl माइनस, तो ये आप लोग का स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बन गया, और ये कंप्लीटली ब्रेक होता है, तो अमोनिया Ag प्लस को साथ में लेके सोल्यूबल कर देगा। तो सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी तब होती है जब कोई कॉम्प्लेक्स बनता है, सो उसका आंसर है अमोनिया, फोर्थ। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ बफर सॉल्यूशन व्हेन मिक्स इन इक्वल वॉल्यूम्स।
तो इक्वल वॉल्यूम जब बोले जाते हैं मतलब V1 इक्वल्स टू V2 होता है, तो आपको नया कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ता है जो कि होता है हाफ पहले कॉन्सेंट्रेशन के, है ना। देखो इनके इक्वल वॉल्यूम लिए, तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, अच्छा सारे वैसे ही है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, बस ये आप लोगों का सॉल्ट और बेस है, ठीक है। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको नया कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो इसका, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इसका आधा हो जाएगा ना, पहले ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इनिशियल है 0.1 इंटू इसका इनिशियल वॉल्यूम था V1, बट अभी V1 प्लस V2 इक्वल वॉल्यूम ऐड किया हमने, तो ये हो गया आपका 0.1/2, दैट इज व्हाट 0.05। उसी तरीके से आप लोग का HCl का भी उतना ही निकलेगा, दैट इज 0.05, इसी तरीके से, है ना, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 पर DM³ यानी पर लीटर। ओके, तो सिंपल सी बात है। अच्छा ये अभी रिएक्शन करके देखना पड़ेगा। देखो तो दोनों के क्या आए, इक्वल आए ना। आपको याद है बफर में हम क्या करते थे, अगर मिली इक्विवेलेंट ऑफ वीक बेस और मिली इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन, मतलब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच का रिएक्शन है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ वीक बेस शुड बी ग्रेटर देन मिली इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जब बफर होना है उसको, है ना, बेसिक बफर। ओके, तो सिंपल सी बात है, यहां पे दोनों के इक्वल है तो ये बफर नहीं हो सकता। उसके बाद 0.05/2 कर देंगे, दूसरे क्वेश्चन में इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0. अच्छा होंगे तो दोनों के कम ना आधे, तो ऐसे भी कंपेयर किया तो भी चलता है, क्योंकि इसका भी डिवाइड बाय 2 होगा, इसका भी डिवाइड बाय 2 होगा, इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया ना, इसका V1 इसका V1, तो 2V1, तो दोनों का भी वॉल्यूम चेंज हो गया ना, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो सिंपल सी बात है, ये 0.05 है, तो कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होना चाहिए ज्यादा, तो ये तो इसका आंसर नहीं आएगा। बचा आपके पास ये वाला, चलो इसमें तो है, इसमें तो वीक बेस ज्यादा है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, सो तो ये जरूर इसका आंसर होगा। ओके, आगे बात करते हैं। अगला वाला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स ओनली कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो आप देखो कि दिए हुए 4 सॉल्ट में कौन सा कैटायन है, कैटायन का रिएक्शन OH माइनस के साथ करो, NN का रिएक्शन H प्लस के साथ करो, है ना, कैटायन OH माइनस यानी निगेटिव के साथ, और एनाइन निगेटिव है तो H प्लस यानी पॉजिटिव के साथ। अगर वीक कंपाउंड बन रहा है तो उसका हाइड्रोलिसिस होता है, हमने सीखा है। कैटायनिक या एनाइनिक हाइड्रोलिसिस तभी होता है जब उस कैटायनिक और एनाइनिक हाइड्रोलिसिस तभी होता है जब वो कैटायन और एनाइन पानी के साथ वीक कंपाउंड बनाते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो जैसे एसीटेट और NH4 प्लस, तो ये बने हैं किससे, तो ये एसीटेट बनाएगा एसिटिक एसिड यानी वीक कंपाउंड बना रहा है, और NH4 बनाएगा NH4OH। तो इसमें कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एनायन का, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस के बाद वीक कंपाउंड बना रहे हैं, तो इसका आंसर नहीं, दोनों भी है ना, दोनों का भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, क्योंकि वीक बना रहे हैं ना दोनों भी। इसमें NaOH बनेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, और ये एसीटेट का हाइड्रोलिसिस होगा तो एसिटिक एसिड, क्योंकि वीक एसिड बनेगा, मतलब एसीटेट का हाइड्रोलिसिस हो चुका है। फिर से बता रहा हूं, हाइड्रोलिसिस होता है मतलब कैटायन या एनायन क्या बनाते हैं, वाटर के साथ वीक कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि वो टूटेगा नहीं, मतलब कंपाउंड बनेगा, मतलब हाइड्रोलिसिस होगा उसमें, ठीक है। तो देखो इसमें तो आप लोगों का एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, देखो NH4 प्लस क्या बनाएगा, NH4OH बनाएगा, मतलब वीक कंपाउंड बनेगा, Cl माइनस बनाएगा HCl, तो ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब किसका हुआ हाइड्रोलिसिस, NH4 प्लस का हुआ, यानी थर्ड इज द आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव pH लेस देन 7, लेस देन 7 मतलब एसिडिक है ना, तो सॉल्ट को पानी में ऐड करके देखना पड़ता है कि वो कौन सा कंपाउंड बना रहा है। तो समझो अगर वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है तो उसका पीएच तो न्यूट्रल लेंगे हम, 7 लेंगे 25 डिग्री के ऊपर। बट अगर हाइड्रोलिसिस करने के बाद अगर सॉल्यूशन में बेसिकली H प्लस ज्यादा है तो एसिडिक सॉल्यूशन, बेस OH माइनस ज्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन। ओके, तो KNO3 तो बना है KOH और HNO3 से, तो दोनों भी स्ट्रॉन्ग है ना, इसका मतलब इसका पीएच होगा न्यूट्रल। NaOH फिर से ये तो स्ट्रॉन्ग बेस ही है, तो इसका तो पीएच 7 से ज्यादा होगा। FeCl3 बना है FeOH थ्राइस और HCl से, तो Fe आप लोगों का वीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है Fe, और इसका हाइड्रोक्साइड वीक है, कोवेलेंट नेचर ज्यादा है इसमें, तो ये वीक बेस है
और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? HCl, तो H+ ज्यादा होगा OH माइनस से, यानी इसका आंसर है थर्ड, दैट इज FeCl3। आगे बढ़ते हैं। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन विद pH इक्वल टू 6 इज डाइल्यूटेड टू 1000 ml बाय एडिंग वाटर, pH विल भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास 100 ml का सॉल्यूशन था जिसका pH 6 था, और हमने उसको डाइल्यूट किया, मतलब हमने उसमें 100 का 1000 कर दिया, मतलब 900 ml हमने उसमें ऐड कर दिया, तो फाइनल वॉल्यूम उसका 1000 है। तो पूछ रहे हैं बाय एडिंग वाटर pH विल डिक्रीज बाय 0.7, इंक्रीज बाय 1 यूनिट, इंक्रीज बाय 9 यूनिट, इंक्रीज बाय 0.7। तो 100 और pH 6 है। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। V1 था इसका 100 ml, pH था इसका 6, तो इसका H+ कितना होगा? 10⁻⁻6। ओके, अभी देखो, अभी V2 कितना किया? V2 क्या होता है बेटा? टोटल वॉल्यूम होता है, और वो फाइनली किया है 1000 ml। तो आपको अगर M2 आ गया, मतलब H+ आ गया बात का, तो हो जाएगा। सो M1V1 इक्वल्स टू M2V2। तो सिंपल सी बात है, 100 इंटू V1 है 10⁻⁻6 डिवाइड बाय V2 कितना है? 1000। तो ये आपका M2 यानी बात का H+ आ जाएगा। H+ ये फर्स्ट था, अभी सेकंड आ जाएगा, सही है। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 10⁻⁻7। बट आपको पता है ना 10⁻⁻7 ये सिर्फ कहां से है? ये तो एसिड से है, और आपको पता है कि जब भी 10⁻⁻6, -7 या -8 कॉन्सेंट्रेशन आते हैं एसिड से या बेस से, तो हम उस वक्त पानी का भी H+ और OH- ऐड करते हैं, क्योंकि पानी का तो H+ OH- होता है, बट हम उसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो कम होता है, तब निग्लेक्ट करते हैं। बट -7 ही अगर H+ एसिड से, तो पानी का भी तो H+ -7 तो वो ऐड कर देंगे। सो टोटल H+ कितना हो गया? यहां से आपके पास आ गया कितना? 10⁻⁻7, और वाटर का भी कितना होता है? H+ -7। तो 1 + 1 यानी 2 इंटू 10⁻⁻7 आएगा। सो फाइनली वी हैव pH 7 - log 2, दैट इज 0.3, माइनस करेंगे 7 में से, सो 6.7। तो पहला pH, अब ये बात का pH है, तो पहला pH था 6 और बाद में pH आया 6.7, तो बढ़ गया कितने से? 0.7 से। ओके, ये बात ध्यान में रखो, जब भी 10⁻⁻7, -6, -8 आता है तो वाटर का भी H+ हम ऐड करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन कांस्टेंट, तो इसका आंसर 4 है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड एंड HCN आर रिस्पेक्टिवली द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ KCN एंड पोटेशियम एसिटेट फॉलोज द ऑर्डर, ठीक है। तो 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो देखो इसमें क्या करना था आपको पता है KCN जो है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, पोटेशियम एसिटेट भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो KH इक्वल टू होता है H² इंटू C, एंड KH इक्वल टू होता है KW/KB, Ka वीक एसिड है। तो H इक्वल टू क्या आएगा? H इक्वल टू आएगा √KH/C, एंड KH इक्वल टू √KW अपॉन K इंटू C। तो C तो दिया नहीं, तो उसको निकाल लिया तो भी चलता है। सो सिंपली H इक्वल टू √KW/K से भी हम कर सकते हैं। तो H1 और H2, तो K किसका? KCN वाला सॉल्ट है, तो HCN का लेंगे ना, K है ना। तो वो आएगा आप लोगों का, ये आएगा आप लोगों का KW होता है 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 7.2 इंटू 10⁻⁻10, और H2 इसी तरीके से आ जाएगा आपका 10⁻⁻14 अपॉन K, पोटेशियम एसिटेट में एसिटिक एसिड का आएगा ना, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो सिंपल सी बात है, ये -10 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 10⁻⁻4, नीचे भी वैल्यू है 7.2, और ये आ जाएगा 10⁻⁻9 डिवाइड बाय 1.8। तो सिंपल सी बात है, ये और ये बाहर निकल के ये ज्यादा ही आएगा ना, -1। जैसे -2 होगा, ये मान लो -10 कर दिया तो -5 होगा, तो ये -5 लेस, ये -2 ज्यादा। तो H1 इज ग्रेटर देन H2, सो सेकंड इज द आंसर। आंसर की में थर्ड था इसका, बाद में करेक्शन किया गया था इसका। What is the molar solubility of Ag2CO3? Whose Ksp is 4 into 10⁻13 in 0.1 molar Na2CO3 solution। तो कॉमन आयन वाला क्वेश्चन है, Ksp वाला, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला। तो कैसे करते हैं हम इसको?
तो KSP इज 4 इंटू 10⁻⁻13। इसको मैं करके बताता हूं। Ag2CO3 कैसे, देखो कॉमन आयन वाला है तो इसमें स्ट्रॉन्ग जो आया है उसको लिखेंगे सबसे पहले। तो स्ट्रॉन्ग है Na2CO3, तो सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे Na2CO3 विल ब्रेक इनटू, स्ट्रॉन्ग है 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस, और उसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1। तो ये टूटेगा 2 इंटू 0.1, बट ये एक ही मोल है तो ये बनेगा 0.1। अभी Ag2CO3 का रिएक्शन दिया है, उसका ही सोलिबिलिटी पूछा है, तो 2Ag प्लस प्लस CO3 2 माइनस, तो इसकी सोलिबिलिटी 2S और इसकी सोलिबिलिटी S। हम बाद में क्या करते हैं, कॉमन आयन वाला इसमें ऐड कर देंगे, तो CO3 2 माइनस वाला जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें सोलिबिलिटी इसकी निकालनी तो KSP इसका ही लिखेंगे। सो व्हाट इज KSP इक्वल टू, KSP इक्वल टू 2S है, बट यहाँ पे 2 मोल है तो इसका स्क्वायर आएगा इंटू S प्लस 0.1 है ना, और 1 ही है ना, एक ही मोल है। तो यहाँ पे आपको पता है KSP की वैल्यू बहुत कम है ना। देखो KSP की वैल्यू कितनी है, KSP की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻13 है, मतलब बहुत ही कम है। तो ये S यहां से चला जाएगा, मतलब क्यों, क्योंकि अगर KSP कम है तो S ज्यादा नहीं है ना, तो S 0.1 के कंपैरिजन में क्या रहेगा, हमेशा कम ही रहेगा। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग से आए हुए कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में S को निग्लेक्ट ही करना होता है, ये हमेशा यही स्टेप है। सो 2S यानी 4S का स्क्वायर इंटू 0.1, सो ये 0.1 है, मतलब ये चला जाएगा, ये बनेगा 4 इंटू 10⁻12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू S स्क्वायर, तो ये कैंसल। सो S इक्वल टू √10⁻12, तो बाहर निकल के बन जाएगा 10⁻6। सो व्हाट इज द आंसर, सो आंसर इज व्हाट, फर्स्ट। अगला वाला सवाल है 89, 2 ही बचे अभी इसमें। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर सॉल्यूशन। फिर से वही है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन दिया है, पहले 3 में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में, आखिर में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये वाला तो पॉसिबल है नहीं, बचे 3 में से ही। तो मैंने आपको अभी बताया था, मिली इक्विवेलेंट ऑफ वीक एसिड शुड बी ग्रेटर देन मिली इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये बचेगा, ये ज्यादा है तो ये बचेगा, सॉल्ट तो बनता ही है, मतलब वो बफर होता ही है। तो 500 इंटू 0.1 दैट इज 50, ये 500 इंटू 0.1 यानी ये भी 50 है, तो सेम तो नहीं होनी चाहिए, 50-50 है। उसके बाद ये 50 है, ये 500 इंटू 2 यानी 1000, यानी ये 100 हो जाएगा, नहीं इसमें स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा, ये भी नहीं है। 500 इंटू 0.2 यानी ये हो जाएगा आप लोगों का 100 और ये हो जाएगा 50, तो यस इसमें ज्यादा है, मतलब थर्ड इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, 20 ml of 0.2 मोलर Na which is added to 50 ml of 0.2 मोलर एसिड। फिर से वही ऊपर वाला ही सवाल है, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो एसिटिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन है, इससे सॉल्ट तो बनेगा प्लस वाटर तो बनेगा। ये इसके मिली इक्विवेलेंट कितने हैं एसिटिक एसिड के, 50 इंटू 0.2 और इसके है 20 इंटू 0.2, तो इसके इनिशियली 0 होंगे, ये बनेगा 10, ये बनेगा 4, तो सिंपल सी बात है, ये लिमिटिंग है तो ये बाद में 0 हो जाएगा, इससे 4 खत्म हो जाएगा, 6 बनेगा, और सॉल्ट लिमिटिंग इतना बनेगा मतलब 4, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये आप लोगों का बफर है और एसिडिक बफर है, क्योंकि वीक एसिड ज्यादा है और सॉल्ट तो बनता ही है। तो pH इक्वल्स टू होता है pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन वीक एसिड कॉन्सेंट्रेशन। तो सिंपल सी बात है, pH माइनस pK पूछा है, तो pH माइनस pK इक्वल्स, देखो बफर में वॉल्यूम टर्म लेके फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो फाइनली कैंसिल ही होता है ना, क्योंकि रेशियो है वो सॉल्ट अपॉन वीक एसिड का। तो बचा लॉग सॉल्ट का कितना बना 4 और ये बना 6, दैट इज 2/3, सो लॉग 2/3 इज द आंसर। ओके, तो देखो इसमें क्या गलतियां हुई है, और जहां जहां पे पॉइंट्स में गलतियां की है वहां पे फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ो, जो क्वेश्चन हमने लिए हैं या आपने जहां पे भी लिए मतलब पढ़े वहां पे क्वेश्चन फिर से कीजिए, उसी टाइप के क्वेश्चन कीजिए जिसमें गलतियां हो रही है, एटलीस्ट वो तो बाद में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के लिए, फिर से आपको शुभकामनाएं, मिलते हैं, बाय।